सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट रिफॉर्म दैट वाज फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स ऑफ द लिबरलाइजेशन। हमने कल एलपीजी स्टार्ट किया था, लिबरलाइजेशन के हम रिफॉर्म्स पढ़ रहे थे, जो कि पहला था हमारा इंस्टीट्यूशनल सेक्टर रिफॉर्म्स। आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। तो जब फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की बात आती है तो फाइनेंस जो सेक्टर्स प्रोवाइड करते थे उनमें क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत थी, उनमें क्या इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत थी। तो पहले हम देख लेते हैं कि उस टाइम पे फाइनेंशियल सेक्टर्स हमारे पास थे क्या क्या। पहला आपका था बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, देन हमारे पास था स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, एंड देन वी हैड आर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ये तीन हमारे जो थे ये हमारे फाइनेंशियल सेक्टर थे, जो पूरा फाइनेंशियल सेक्टर जो इकोनॉमी का था उसको कंप्राइज करते थे। अब इनमें चेंजेस क्या है। फाइनेंशियल सेक्टर इज़ रेगुलेटेड बाय आरबीआई, दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये सारे कॉमर्स स्टूडेंट को सारा एक ये जनरल नॉलेज है कि जितने भी फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं, जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो पूरा का पूरा मॉनिटर्ड एंड रेगुलेट होता है आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। लेकिन विद लिबरलाइजेशन द आरबीआई बिकेम फैसिलिटेटर इन स्पाइट ऑफ रेगुलेटर। क्या होता था कि पहले सारा डिसीजन सब कुछ जो होता था वो जो आरबीआई था वो लेते थे। अब क्या हो गया, जब 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म आया तो लिबरलाइजेशन के अंदर ये सबसे पहले लाया गया कि फाइनेंशियल रिफॉर्म जो हमें चाहिए, आरबीआई को सारे डिसीजंस नहीं लेने हैं। ठीक है, जो आरबीआई पहले हर एक रूल रेगुलेशन बताता था वो ऐसा नहीं करेगा, वो फैसिलिटेट करेगा, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा, गाइडेंस देगा, एडवाइस देगा। कमर्शियल बैंक्स को प्रॉब्लम है तो उनको सोल्यूशन देगा, उनके लिए लास्ट रिजॉर्ट बनेगा। लेकिन हर एक चीज़ का डिसीजन मेकिंग अब आरबीआई नहीं करेगा। Before liberalization, the RBI used to fix interest rate structure, but after the reforms, the RBI could facilitate the market forces and leave it to the commercial banks to decide their interest structure. अब क्या हुआ कि जब लिबरलाइजेशन हुआ तो उसके पहले जो इंटरेस्ट रेट्स होते थे, रेपो रेट्स होते थे, जो आपके एसएलआर तो आज भी है, बट जो डिफरेंट होम लोन्स हो गए इन पे क्या इंटरेस्ट होगा, सेविंग्स है उन पे क्या इंटरेस्ट होगा, एजुकेशन लोन है इन पे क्या इंटरेस्ट होगा, ये सारी इंटरेस्ट जो थे पॉलिसीज़ ये पूरा फ्रेम करते थे हमारे आरबीआई। लेकिन लिबरलाइजेशन के साथ क्या हुआ कि आरबीआई जो है वो मार्केट फोर्सेस जो है, डिमांड एंड सप्लाई, उनको वो देख रहे हैं, वहाँ से वो फैसिलिटेट कर रहे हैं। और ये उन्होंने अपना जो गवर्नमेंट सेक्टर उनके पास एसबीआई है, ठीक है, उसके लिए उन्होंने इंटरेस्ट रेट बना दिया कि हम मार्केट फोर्सेस, क्योंकि हमें तो सोशल वेलफेयर भी देखना है, तो हम मार्केट फोर्सेस जो है डिमांड एंड सप्लाई उसके बेस पे हम सिर्फ उसके लिए डिसाइड कर रहे हैं। लेकिन जो रेस्ट ऑफ द हैं बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, वो खुद से अपना इंटरेस्ट स्ट्रक्चर अब डिसाइड कर सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट का, आरबीआई का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। नाउ कॉम्पिटिशन डिसाइड्स द प्रोग्रेस। अब क्या है, पहले क्या था, काम हो रहा है नहीं हो रहा है, हम बस ज़्यादा कस्टमर्स को ल्योर कर रहे हैं, हम सर्विस दे रहे हैं, ये प्रोग्रेस था। लेकिन अब जब हमारा लिबरलाइजेशन हो गया, जब प्राइवेट एंटरप्राइजेज ने एंट्री यहाँ पर ले ली, तो उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में कंपटीशन आने लगा। वही जहाँ पर सिर्फ सप्लाई करने के लिए एक पहले कोई हुआ करता था, अब वहाँ पर सप्लाई करने के लिए 4 लोग हैं, और डिमांड भी हमारी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो वहाँ पर अब बैंक्स के बीच में, जो कमर्शियल बैंक्स थे उनके बीच में डिमांड्स जो थी, सप्लाई जो थी, इनको लेके कंपटीशन होने लगा कि हमारे पास ज़्यादा सर्विसेज हमें रेंडर करनी है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो कस्टमर्स हैं उनको अपनी तरफ रखना है, क्योंकि हमें प्रोग्रेस चाहिए। तो जो प्रोग्रेस का पैरामीटर था वो अब कंपटीशन बन गया था, राइट। नेक्स्ट, due to free play, private bankers has started
to take interest in the Indian banking industry. अब क्या हुआ, क्योंकि फ्री प्ले हो गया, जो पब्लिक एंटरप्राइजेस थे उनको एंट्री मिलने लगी, तो उन्होंने भी धीरे धीरे इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया कि जो बैंकिंग इंडस्ट्री है उसमें पैसा तो है। तो वो जो फॉरेन जो इंडस्ट्रीज थे, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने भी धीरे धीरे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। जो इंडियन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस थे, इंडस्ट्री थे, स्टॉक एक्सचेंज में उन्होंने, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे उन्होंने भी पैसा लगाना शुरू कर दिया। With liberalization, the foreign institutional investors started investing in Indian markets. यही होता था कि शेयर्स जब इशू होते थे, तो जब अब ओपन मार्केट हो गया तो ओपन मार्केट में तो कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो जो फॉरेन जो इन्वेस्टर्स थे उनको दिखा कि इंडियन मार्केट में पैसा लगाना एक अच्छा यू कुड से प्रॉफिट दे सकता है। सो इसने क्या कि जो ओपन मार्केट थी, मार्केट फोर्सेस थे, इसने ल्योर किया जो फॉरेन हमारे इन्वेस्टर्स थे उनको इंडियन इकोनॉमी में पैसे लगाने के लिए। अब अगर आप देखें तो जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में, वो भी एक तरीके का आपका फिनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म था, क्योंकि उस डिमोनेटाइजेशन जो था उसका पर्पस क्या था? उसका बेसिक पर्पस था कि डिमोनेटाइजेशन एम्स एट कर्बिंग इलीगल ट्रांजैक्शंस एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज़। ठीक है, जो इलीगल ट्रांजैक्शंस थे उसको पकड़ने के लिए था, जो ब्लैक मनी थे उसको निकालने के लिए था, जो अनरिकॉर्डेड प्रोडक्शन है, जो मनी है और मार्केट में साइकिल में है लेकिन उसका कहीं पे ब्यौरा नहीं है, कहीं पे वो मेंशन्ड नहीं है, वो ट्रांजैक्शन कहीं पे रिकॉर्डेड नहीं है। तो ये सब जो ब्लैक मनी था इसको निकालने के लिए ही डिमोनेटाइजेशन आया था 2016 का। इट वाज आल्सो अ सॉर्ट ऑफ अ टाइप ऑफ योर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। अब हम आते हैं, नेक्स्ट है हमारा फिस्कल रिफॉर्म। फिस्कल रिफॉर्म क्या होता है? फिस्कल जब भी आए तो समझ जाना टैक्स रिफॉर्म। ठीक है, टैक्स में जो चेंजेस आ गए, टैक्स में जो अप्लाई होते थे उसमें जो अमेंडमेंट्स आए। ठीक है, अब जब आप टैक्स रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो टैक्स हमारा क्या होता है? रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर के टर्म्स में हम पढ़ते हैं टैक्स को। और टैक्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? बेसिकली डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्सेस आर द टैक्सेस हुज बर्डन कांट बी शिफ्टेड टू अदर्स। जिसके ऊपर ये टैक्स अप्लाई हुआ है वही ये पे कर सकता है, जैसे आपका इनकम टैक्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इट इज अप्लाइड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज हुज बर्डन कैन बी शिफ्टेड। ठीक है, कैसे कैन बी शिफ्टेड? अब जैसे एक सप्लायर है, उसको टैक्स देना है, अब वो अपना बर्डन टैक्स का कैसे शिफ्ट किया? जो 20 रुपए का सामान था वो MRP 20 रुपए की है, उसने 25 रुपए पे बेचना स्टार्ट कर दिया। तो इससे क्या होगा? वो 5 रुपए एक्स्ट्रा कस्टमर से ले लेगा और उस 5 रुपए जो एक्स्ट्रा कस्टमर है वो अपने टैक्स में इसको इंक्लूड करके पे कर देगा। तो वो अपना टैक्स इस तरीके से बचा रहा है, MRP से ज़्यादा पे बेच रहा है कस्टमर्स को, और इस तरीके से इनडायरेक्टली जो हम कस्टमर्स थे, ये हम जो सप्लायर है हमारा, जो शॉपकीपर है, हम उसका टैक्स दे रहे हैं। अपना तो हम दे ही रहे हैं क्योंकि जो MRP है उसमें मेंशन रहता है इंक्लूडिंग ऑयल सर्विस एंड टैक्सेस, है ना। हम तो अपना जितना हमारा टैक्स बनता है एक सर्विस लेने का या गुड्स लेने का, वो तो हम MRP में दे ही दे रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर अगर हम सामान खरीदते हैं तो इसका मतलब है हम शॉपकीपर जो है उसका जो है हम टैक्स पे कर रहे हैं यहाँ पर। इसीलिए प्रोपेगेंडा आया था कि हमें हमेशा बिल लेना है। बिल से क्या होगा? कितने सर्विस जो सेलिंग प्राइस है उस पे बेचा गया है ये हमें पता चलेगा। तो जब वो शॉपकीपर ऑडिट पे जाएगा, जब उसको वो बैलेंस शीट बनाएगा, तब उसकी बैलेंस शीट वहाँ पर मैच नहीं करेगी और वहाँ पर ऑडिटिंग के टाइम पर उसका जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स उसने अपना बचाया वो वहाँ पर ट्रेस कर लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बिफोर टैक्स स्ट्रक्चर वॉज complex and people were not able to pay, but after liberalization it has become easy raising in the tax revenue of the government। अब क्या हो गया कि जो आपका पहले टैक्स स्ट्रक्चर था वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हुआ करता था, लोगों को उतना समझ में आता नहीं था। तो
के लोग क्या करते थे, कमाते तो चाहते तो थे भरना, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स होता था कि भर ही नहीं पाते थे। जैसे हम लोग कितना मन होता है कि हम ये भी सीख ले, हम ये भी सीख ले, लेकिन फिर हम देखते थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मन होता है लेकिन फिर कर नहीं पाते कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन जब वही तरीका ईजी वे में हमें दे दिया जाता है तो हम उसको आराम से करते हैं। वही आपका टैक्स स्ट्रक्चर था। जो टैक्स स्ट्रक्चर था ना वो इतना कॉम्प्लेक्स था, इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि नॉर्मल इंसान समझ ही नहीं पाता था। जिसने कॉमर्स पढ़ा है, जिसने अकाउंट्स पढ़ा है, वो तो चलिए अपना ITR फाइल कर देते थे, वो अपना टैक्स पे कर देते थे। लेकिन जिनको नहीं आता समझ में, अब कौन जाएगा किसी CA को हायर करने की ठीक है आप मेरा ITR फाइल कर दो, इतना कोई नहीं कर सकता, तो लोग देते ही नहीं थे। तो उसके बाद लिबरलाइजेशन में क्या हुआ, जो टैक्स स्ट्रक्चर था उसको थोड़ा कन्वीनियंट और ईजी बनाया गया कि जो लोग देना चाहते हैं, जो लोग जिनकी सैलरी स्लिप आती है, सबको टैक्स देना है। तो इसकी वजह से जब ये थोड़ा सिंपल हो गया जो हमारा टैक्स स्ट्रक्चर था, तो लोग जब इसको समझने लगे तो वो टैक्स अपना इजीली पे करने लगे, जिसकी वजह से जो टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट का होता था वो इंक्रीज करने लगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो रिफॉर्म आया वो हमारा आया एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म। अब इस एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म में हमारा आता है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म। ठीक है, अब फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म क्या होता है, इट वॉज फॉलोड बाई डिवैल्यूएशन वेयर इंडियन करेंसी नीड्स टू बी पेड मोर फॉर फॉरेन करेंसी ड्यू टू विच ब्रिटिश पाउंड्स कुड बी एक्सचेंज्ड फॉर मोर मनी। अब इस फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में क्या किया गया, डिवैल्यूएशन कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। डिवैल्यूएशन का क्या मतलब होता है, जब डेलिबरेटली जो गवर्नमेंट होती है अपनी जो करेंसी होती है उसकी वैल्यू को कम कर देती है। इंडियन गवर्नमेंट ने क्यों किया, क्योंकि उनको ज़रूरत थी फॉरेन एक्सचेंज की, उन्हें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए था। तो क्या किया, जब डेलिबरेटली अपना थोड़ा सा मनी वैल्यू कम कर दिया, अपनी करेंसी की थोड़ी सी वैल्यू कम कर दी, तो इसके लिए क्या होने लगा, जहाँ हमें 1 पाउंड के लिए पहले मान लो 50 रुपीज़ देना पड़ता था, अब उस 1 पाउंड के लिए हमें 70 रुपीज़ देना पड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्या हुआ, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। जो सामान पहले हम 50 का खरीदते थे अब उसके लिए हमें 70 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो लोग अफोर्ड नहीं करेंगे। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन तो ऐसे यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि हमारे लिए तो वो चीज़ हो गई महंगी। अब इसमें एक्सपोर्ट बढ़ गया। एक्सपोर्ट कैसे बढ़ गया कि लोग जो ब्रिटिशर्स थे वो 1 पाउंड में पहले इंडिया की 50 रुपये की चीज़ खरीद पाते थे, अब उस 1 पाउंड में वो यहाँ की ज़्यादा चीज़ें खरीद पाएंगे। तो इससे क्या होगा, जब वो ज़्यादा खरीदेंगे तो वो और कस्टमर्स को बताएंगे। तो ऐसे करके क्या होगा, जो हमारा एक्सपोर्ट है, जो हमारे फिनिश्ड गुड्स हैं, उनकी डिमांड बढ़ जाएगी फॉरेन कंट्रीज़ में। तो क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास ज़्यादा आएगा और हमारा जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा। और बिकॉज ऑफ दिस एक्सपोर्ट्स इंक्रीज्ड and so the supply of foreign currency in the Indian इकोनॉमी, इसकी वजह से क्या होगा, जैसे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा तो जो फॉरेन करेंसी हैं उनकी इंडियन इकोनॉमी में जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी। विद डिवैल्यूएशन द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी वॉज लेफ्ट ऑन द मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई। डिवैल्यूएशन तो किया गया, लेकिन डिवैल्यूएशन जो किया गया उसमें जो मनी की वैल्यू थी, जो पहले गवर्नमेंट डेलिबरेटली करती थी कि इतना अब हमें मनी की वैल्यू बढ़ानी है घटानी है, अब वो गवर्नमेंट नहीं कर रही, अब वो मार्केट फोर्सेस कर रहे हैं। डिमांड और सप्लाई से जो कंट्रीज़ होती हैं उनकी करेंसी जो होती है उनकी वैल्यू वहाँ से फैसिलिटेट होती है कि मार्केट में इस करेंसी की कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। नाउ व्हाट इज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, अंडरवेंट सब्सटैंशियल चेंज। ये जो ट्रेड पॉलिसी थी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये लिबरलाइजेशन में अच्छे खासे तरीके से चेंज हो गई। कैसे चेंज हो गई कि जो टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस थे वो ना के बराबर कर दिए गए। टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस क्या थे, जो कभी एक्सपोर्ट पे और इंपोर्ट पे डिफरेंट टाइप की कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इतने सारे जो टैक्सेस थे उनको हटा दिया गया कि
जो हमारा फॉरेन ट्रेड है वो स्मूथली रन हो सके, क्योंकि लिबरलाइजेशन में मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था जब पहले दिन हमने लिबरलाइजेशन पढ़ा था कि जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स थे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो हो रहे थे उनके बीच गवर्नमेंट अब एकदम हट गया था। Policy of protection of domestic industry was substituted with survival of the fittest। पहले क्या होता था, डोमेस्टिक जो हमारी इंडस्ट्री थी उसको था कि गवर्नमेंट बचा के रखेगी, रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगी, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करेगी। लेकिन लिबरलाइजेशन में देखा गया कि लोग करप्शन और इनएफिशिएंसी बहुत बढ़ाने लगे। तो अब सेक्टर्स और इंडस्ट्री वही चलेंगे जो मार्केट में चल रहे हैं। जो सेक्टर्स, जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो लॉस इनकर कर रही हैं और गवर्नमेंट के होने के बावजूद बहुत ज़्यादा लॉस दे रही हैं, उनको अब बंद करने लगे थे। मतलब कि अगर आपको काम करना है, आपको मार्केट में सस्टेन करना है, तो आपको एफिशिएंट बनना पड़ेगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे अच्छे से काम करेगा वही आगे चलेगा, हम सबका बर्डन लेके नहीं चलेंगे। नेक्स्ट, कोटाज एंड टैरिफ्स वेर रिमूव्ड, मार्केट कंपटीशन वाज इंट्रोड्यूस्ड। जो पहले हर चीज़ों के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए कोटा, लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए कोटा, रिसोर्सेज में कोटा, फिर जो आपके लेबर्स थे, हर चीज़ पे जो कोटा और टैरिफ्स लगाए थे गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए, वो सब लगभग हटा दिए गए और कहा गया कि आप मार्केट कंपटीशन को कोप कर सकते हैं तो ही आप सर्वाइव करेंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। एंड नेक्स्ट, फॉर ग्रोथ वन नीड्स टू बी एफिशिएंट। अगर आपको ग्रोथ करना है तो आपको एफिशिएंट होना पड़ेगा। आप एक बर्डन बन के इकोनॉमी पे नहीं रह सकते, बिकॉज वी आर ऑलरेडी इन अ डेवलपिंग स्टेज और इस टाइम पे हम इन एफिशिएंसी को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर सकते, ना हम यहाँ पर करप्शन को प्रमोट कर सकते हैं। सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ योर लिबरलाइजेशन टॉपिक। कल हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन टॉपिक।